प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम लोग अकारक बोलते हैं, और रेडॉक्स रिएजेंट को कवर करेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में यह समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएजेंट के कितने टाइप होते हैं। उसी में यह बात बताएं है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ेगा, तो वह पदार्थ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिस पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया के फलस्वरूप घटेगा, अर्थात रिडक्शन की क्रिया होगी, तो वह पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब वह क्या कहलाएगा, आक्सीकारक कहलाएगा। और वह पदार्थ जो दोनों का काम करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करे, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करे, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएजेंट के नाम से जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ताकि पूरी कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो बार बार ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। वहां भी बहुत सारे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का अध्ययन करेंगे। एक साथ पूरी ऑक्सीडेशन, एक साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिडक्शन पढ़ाएंगे, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहूं कि ऑक्सीडेशन करो, तो वहां ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जाबड़े से हाइड्रोजन को खींच लाना है। या जब मैं कहूं कि रिडक्शन करो, तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑर्गेनिक में जब मैं ऑक्सीडेशन कहूं तो ऑक्सीजन को जोड़ना है, रिडक्शन जब कहूं तो हाइड्रोजन को जोड़ना है। यही कंसेप्ट ऑर्गेनिक में चलेगा। क्लियर? अब देखो, कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो कहना वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता हो, जिससे भग 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 ऑक्सीजन निकल रहा हो। मान लिया जाए कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, कहना कि सर आपका काम होगा कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना, मतलब आपके मुंह से भग 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 ऑक्सीजन निकलता रहेगा, ठीक है, तो कहेंगे कि आप सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पूछे क्या है, कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता हो, आपूर्ति करता हो, या विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की आपूर्ति करता हो, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या दूसरे शब्दों में उलट के बोले तो कहना कि वह पदार्थ जो क्या करे, हाइड्रोजन को निष्कासित करे, हाइड्रोजन को निकाल देने का काम करे, या यूं कहें कि विद्युत धनात्मक परमाणुओं को निकालने का काम करे, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो एक परिभाषा याद रखिए, क्लासिकल डिफिनीशन है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की आपूर्ति करता है, ठीक है, उसे आक्सीकारक कहा जाता है। या वो कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को निष्कासित करता हो, या उच्च विद्युत धनात्मक परमाणुओं को निष्कासित करता हो, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है कि जो ऑक्सीजन को क्या करता हो बेटा, सप्लाई करता हो, कहीं भी आपूर्ति कर दे उस रासायनिक पदार्थ को, उस पदार्थ को, उस परमाणु अणु आयन को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। एग्जांपल से संतुष्ट करेंगे, घबराइए नहीं। दूसरे शब्दों में, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आप सीख चुके हैं कि वह पदार्थ जिसके परमाणु या परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है बेटा, घटती हो, अभिक्रिया के फलस्वरूप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे अभिक्रिया के फलस्वरूप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, अर्थात वह रिडक्शन की क्रिया हो रही है, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लीजिए कि कौन सा होगा, ध्यान देते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें आप, कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो आगे बढ़ें। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते चलिएगा। देखिए, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4, और इसको हम H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन करते हैं। मतलब ये अम्लीय माध्यम में, माने अम्ल से प्रतिक्रिया करे, या क्षारीय माध्यम में, या यूं कहें उदासीन माध्यम में, यही पोटेशियम परमैंगनेट जो है, याद रखना, यह नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है, यह ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है, इसलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे सप्लाई करता है दिखा रहे हैं, देखो, यह H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो यह K2SO4 बनाता है, उसके बाद यह MnSO4 बनाता है, उसके बाद यह जल देता है और नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, यही
वो नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो एटॉमिक फॉर्म में होता है। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। यहां पोटेशियम 2 दिखाई दे रहा है तो यहां 2 कर दो, मैग्नीज 2 हुआ तो यहां 2 कर दो। अब देख रहे हैं बेटा सल्फेट कितना हुआ, यहां देखो, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखो यहां सल्फेट हमारा 2 और यहां एक 3 सल्फेट, तो यहां हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सल्फेट हमारा 3 हो गया। हाइड्रोजन देख रहे हैं अब कितना हुआ, हमारा 6 हाइड्रोजन हुआ, तो यहां हम 6 हाइड्रोजन कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहां कितना हुआ, 8 ऑक्सीजन हो रहा है, तो इधर ऑक्सीजन हमारा 3 है, तो यहां 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण हमारा हो गया संतुलित। यहां देख रहे हैं बेटा जी, यहां देख रहे हैं, एक बात देख रहे हो कि यह नवजात ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है, इसी को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं बेटा जी, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। यह नवजात ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है, अर्थात यह ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, तो कह सकते हैं कि KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 दूनी की -8, 8 में से 1 गया, यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इधर जा रहे हैं तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, चूंकि सल्फेट पर -2 चार्ज तो मैग्नीज पर +2 चार्ज। यहां देख रहे हैं कि इसी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप घट रहा है, अर्थात यह किस कौन सी क्रिया हो रही है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है। तो यह पदार्थ कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। देख रहे हैं कि यह ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, अर्थात कह सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है, चूंकि ऑक्सीजन को भक 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 फेंकते रहता है। तो और यही ऑक्सीजन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जुड़ जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभिक्रिया के फलस्वरूप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, अर्थात यह रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, और रिडक्शन की जब प्रक्रिया होगी तो वह पदार्थ कैसा होगा बेटा जी, कह सकते हैं कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझिएगा बेटा जी, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। इसका नाम क्या होता है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और आपको बताए थे किस कलर का होता है, आपको बताए थे ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब देखो ये भी अम्लीय माध्यम में अम्ल से रिएक्शन करे, H2SO4 से रिएक्शन करे, मतलब ये अम्लीय माध्यम में क्या देता है रिएक्शन करके, ये देता है K2SO4 देता है, Cr2SO4 का होल थराइस देता है, प्लस हमारा H2O देता है, और यहां नवजात ऑक्सीजन ए भी मुक्त कर रहा है। देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या इसके जगह पर सोडियम डाइक्रोमेट ले लो, तो क्या करता है, अम्लीय माध्यम में अम्ल से प्रतिक्रिया करके यह नवजात ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई पूछे, बोलना कि ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा भी जांच के दिखा रहे हैं। समीकरण को संतुलित हम लोग कर देते हैं। यहां क्रोमियम 2 है, यहां क्रोमियम 2 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है। अब सल्फेट हो रहा है यहां बेटा 3 सल्फेट और एक यहां 4 सल्फेट, यहां हम 4 सल्फेट कर देते हैं, 4 सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन 8 हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी की 8 कर दो, यहाँ ऑक्सीजन 7 हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन तो हमारा 4 हो गया, यहाँ 3 कर दो, यह बैलेंस हो गया हमारा समीकरण। अब बताओ तुम, यहाँ इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन हो रहा है, कहना हाँ सर हो रहा है। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, देख लो 7 दूनी के 14, -14 में से 2 गया -12, इधर जाएंगे तो +12, एक क्रोमियम का +6। और यहाँ क्रोमियम आओ, सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, यहाँ देखो सल्फेट पर होता है -2 4, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, इधर जाएगा तो +6, तो एक क्रोमियम का +3। यहां देखो इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप बेटा जी घट रहा है, अर्थात रिडक्शन की प्रक्रिया हो रहा है। और जब रिडक्शन की प्रक्रिया होगा तो वह पदार्थ किसका काम करेगा बेटा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहां देख रहे हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अम्लीय माध्यम में, या यूं कहें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, चूंकि ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या जो हो रही है अभी घट रही है, 6 से घट करके +3 हो जा रहा है, अर्थात रिडक्शन की प्रक्रिया हो रहा है। तो यहां पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हुआ, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पोटेशियम परमैंगनेट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट डार्क पर्पल कलर का होता है या डार्क वायलेट कलर का होता है, ऑलमोस्ट ये ब्लैक दिखाई देता है, और दोनों
चार्ज ट्रांसफर के कारण याद रखना है कि रंगीन दिखाई देते हैं चार्ज ट्रांसफर आदि की घटनाएं हम लोग सीखेंगे 12 में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो कोई पूछे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ तो पोटेशियम परमैंगनेट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पोटेशियम का जगह पर यदि सोडियम लगा देते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अम्लीय माध्यम में यह क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है, अतः अच्छे ऑक्सीकारक का काम करता है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़े बेटा। अब देखिए, कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर, इलेक्ट्रॉन लेने देने के आधार पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, तो आइए इसको भी डिफाइन करते हैं हम लोग। देखिए, कोई पूछे कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, मतलब किसी दूसरे पदार्थ से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन को चूस ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। याद रखिएगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो भी होंगे वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात जितने भी अधातु होते हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जितने भी अधातु होंगे कुछ अपवादों को छोड़कर, तो वह क्या करेंगे, वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो कोई पूछे चार्ज ट्रांसफर के आधार पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को परिभाषित कर, तो बोलना कि सर वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि फ्लोरीन, और यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, प्लस दे रहे हैं मतलब ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर इकाई धनावेश होता है तो दे रहे हैं। यह समझाने के लिए एरो मार्क दे रहे हैं कि ले लिया, तो यह क्या बनाएगा, फ्लोराइड आयन बनाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और क्या बना ले बेटा जी, यहाँ Cl माइनस बना ले क्लोराइड आयन। इसी प्रकार ब्रोमीन क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना ले, ब्रोमाइड आयन बना ले। इसी प्रकार आयोडीन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना ले, आयोडाइड आयन बना ले। तो कोई पूछे कि बताओ यह सब कैसे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कहना कि सर यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी प्रकार ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह ऑक्साइड आयन बना ले O-2। कोई पूछेगा बता ऑक्सीजन यहाँ क्या है, बोलना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ इसी प्रकार नाइट्रोजन क्या करे, यह 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह नाइट्राइड आयन बना ले। कोई पूछे कि कैसा है, तो बोलना कि यह सब कैसे पदार्थ है बेटा जी, तो आपका जवाब होगा कि यह सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो जितने भी धातु होंगे वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि यह कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। किसी को एतराज? तो क्या मैं एक बात आपको लिखवा दूं नोट में कि सभी अधातुएं जो होते हैं, याद रखना है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेंगे। और अधातु की तो पहचान आप जानते ही हैं, तो नोट में एक बात लिख लीजिएगा, इसको यहां मैं लिखवा देता हूं। नोट में एक बात लिख लीजिएगा आप कि सभी अधातु जो होते हैं, नन मेटल जिसको बोलते हैं बेटा, सभी अधातु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। ठीक है, ल्यूकोस्ट में लिख देना हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि को छोड़कर, आदि को या कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस को छोड़कर, या ऐसे अधातु है याद रखना जो रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं। तो इसकी रिडक्शन की चर्चा और इसकी रिडक्शन की चर्चा मैं करूंगा, घबराना नहीं है। तो सभी धातुएं किनका कार्य करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। कोई पूछे क्यों करते हैं, बोलना इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन को चूस लेता है, इसलिए क्या कहलाएगा मेरे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अर्थात सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि अधातुएं किसका काम करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो अब हम लोग चले
ये देखें कि कौन कौन ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण नोट्स आपके सामने आ रहा है कि उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जिसको हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहते हैं, कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ईटीसी, यही हो सकते हैं। तो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से बने अणु, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दे दूं, कोई पूछे कि बताओ फ्लोरीन कैसा है, या किससे बना है, बोलना कि F+F से या बना है कि नहीं बताओ, या फ्लोरीन कैसा है मॉलिक्यूल, बोलना कि उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बना है फ्लोरीन, या F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, कोई पूछ दे आपसे आयोडीन हुआ, ये सब कैसे हैं, बोलना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, O2 हुआ, ओजोन हुआ, ETC, ये सब किसका काम करेंगे बेटा जी, बोलना कि सर जी यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। एक बात याद रखना इसी में बेटा जी, कई बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में परबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। तो याद रखना कि यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है, इसी के कारण इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के श्रेणी में रखा जाता है। तो कोई पूछे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, O2, ओजोन, ETC, ये सब किसका काम करेंगे, कहना कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो याद रखना है कंसेप्ट को कि उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जो भी अणु बने होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो एक पहचान तो ये हुआ। दूसरा पहचान हम बता रहे हैं, यह कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसको भी याद रखना है आपको। दूसरा कंसेप्ट को समझिएगा, वैसा कंपाउंड, वैसा यौगिक जिसके सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम क्या है समझाए थे पिछले क्लास में कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम की संख्या कम होगा वह सेंट्रल एटम होगा। हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं मानते हैं, जैसे PCl5 में कौन होगा, P होगा, चूंकि इसकी संख्या कम है, और क्लोरीन की संख्या 5 है। H2SO4 में कौन होगा, हाइड्रोजन तो होगा नहीं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सल्फर होगा। तो सेंट्रल एटम पहचानना आसानी से आपको आ गया होगा। तो जिस कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम होता है, अपने रेंज के दायरे में हो, लेकिन आपको रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे किसका कितना हो सकता है, मैक्सिमम होता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने हम दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको याद रखना है, और ये एंटीसेप्टिक्स का भी काम करता है। यहां देखिएगा, यहां गौर फरमाइएगा, तो यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या +7 है, यहां 4 दूनी के -8 में से 1 गया +7, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या मैक्सिमम है, अर्थात यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, अर्थात अभिक्रिया होगा तो ये +7 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ने की तो संभावना नहीं है। जब घटेगा, कम होगा तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ये पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, याद रखना है। तो यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई पदार्थ हो तो समझ जाना है कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, याद रखना है। कोई पूछे का है, बोलना कि जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बढ़ नहीं सकता है, घटेगा तो रिडक्शन की क्रिया होगी, और जब रिडक्शन की क्रिया होगी तो ये पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी प्रकार इसका भी नाम याद रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या याद रखिए +6 होता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा घटेगा, बढ़ नहीं सकता है +6 से, तो कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। इसी प्रकार इसका नाम होता है सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, यह भी एक अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है, 4 दूनी के 8, -8 में से 1 गया -7, यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो कहां से कहां तक होगा, -1 से +7 तक जाता है। +7 से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा ही, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप घटेगा तो प्रक्रिया रिडक्शन कहलाएगी, और रिडक्शन कहलाएगी तो ये पदार्थ क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। यहां भी देख रहे हो पोटेशियम क्लोरेट है, यहां देख रहे हो 3 दूनी के 6 में से 1 गया बेटा जी, 6 में से 1 गया, यहां 5 हुआ, इधर भेज देंगे तो +5, यहां भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम दिखाई दे रहा है +5, तो ये भी किसका काम करेगा, बोलना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कुछ और कंपाउंड यहां हम आपको दिए हैं, इसको देखते चलिएगा।
KbRO4। जिस प्रकार आप कहते हैं इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट ClO4- को कहते हैं पर क्लोरेट आयन है, तो इसका नाम क्या, पोटेशियम पर बोरोमेट। नाम क्या होगा, पोटेशियम पर बोरोमेट। याद रखिएगा, पोटेशियम पर बोरोमेट में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा, 4 दूनी के 8 में से 1 गया +7। यहां ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन संख्या +7 है। अभिक्रिया के फलस्वरूप ये +7 से अधिक जा ही नहीं सकता है, अर्थात घटेगा। अर्थात कह सकते हैं कि यह क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको कहते हैं सिल्वर पर क्लोरेट। यहां भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या मैक्सिमम है +7, अभिक्रिया के फलस्वरूप घटेगा तो प्रक्रिया रिडक्शन होगी। तो ये सिल्वर पर क्लोरेट किसका एग्जांपल हुआ, कह सकते हैं कि सर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की श्रेणी में इसको रखा जाता है। याद रखिएगा KiO3 का नाम आप तो सुने ही, पोटेशियम आयोडेट है। यहां आयोडीन की ऑक्सीडेशन संख्या 3 दूनी के 6 में से 1 गया +5 है। इसकी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यह बिहार बोर्ड का में भी पूछा था कि PCl5 क्या है, 12 बोर्ड के। तो अब बताओ, यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन संख्या, यहां तो क्लोरीन का -1 हो जाएगा तो इसका +5। अब बताओ, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से अधिक होता ही नहीं है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये +5 से बढ़ेगा। बताओ बढ़ेगा, कहेंगे नहीं सर नहीं बढ़ सकता है। तो +5 से जब घटेगा या +5 से घटेगा तो रिडक्शन की प्रक्रिया होगी, और रिडक्शन की प्रक्रिया होगी तो यह पदार्थ कैसा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद रखिएगा, तो याद रखना है कि वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है, वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो कुछ ऑक्सी एसिड का भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। कुछ ऑक्सी एसिड का भी एग्जांपल हम तुम्हारे सामने हम ले रहे हैं। जैसे मेरे भाई जी यहां ध्यान दो, ऑक्सी एसिड इसका नाम तो तुम सीखे हो, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। यहां देख रहे हो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से अधिक नहीं हो सकता, अभिक्रिया के फलस्वरूप घटेगा। तो ये किसका काम करेगा, कहना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यह क्या है, किंग ऑफ केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल है। सारे लोग तो सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेटा जी, इसका नाम आप पढ़ के आए हो, H2SO5। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या +6 होता है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा जी कौन सा एसिड, कैरोज एसिड पढ़ के आए हो, कैरोज एसिड पढ़े हो। इसमें परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या +6 है। जो याद रखना मेरा बाबू, अभिक्रिया के फलस्वरूप घटेगा ही, +6 से तो बढ़ ही नहीं सकता, रिडक्शन की क्रिया होगी। अर्थात यह पदार्थ कैसा है, कह सकते हैं कि सर यह पदार्थ किसका काम करेगा, कहना कि सर जी यह पदार्थ करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। एक और चीज पढ़े हो, H2S2O8, इसको मार्शल्स एसिड पढ़े हो, मार्शल्स एसिड पढ़े हो। इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 होता है, परऑक्साइड लिंकेज होता है, बता चुके हैं। ऐसे नहीं निकाल दीजिएगा 8 दूनी के 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया 14, तो 1 सल्फर का +6, जी नहीं, इसमें परऑक्साइड लिंकेज होने के कारण सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। अब बताओ यह +6 मैक्सिमम है कि नहीं है, क्या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे मैक्सिमम होता है, कहिएगा नहीं सर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होता। यही कंसेप्ट आप जाने हैं। तो जब ये +6 से अधिक नहीं हो सकता, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या होगा, घटेगा। अर्थात यह रिडक्शन की क्रिया होगी, और रिडक्शन की क्रिया होगी तो यह पदार्थ किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसी प्रकार इसका नाम आप सुने होंगे HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसी को एक्वा फोर्टिस के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बेटा जी। यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, 3 दूनी के 6 में से 1 गया +5। ETC हम कह सकते हैं कि यह सब किसका काम करता है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम करता है। कोई पूछे कि 2-4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ, तो पहला बोलना है सर पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, मार्शल्स एसिड, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट, ठीक है, ये तमाम चीजों का नाम बता दीजिएगा। तो जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो, सबसे अधिकतम हो, तो याद रखना है उसको कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इतने उदाहरण से तो आप समझ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो ये समझ चुके हो बेटा जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ और पहचान बता रहे हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इक साल्ट तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, इक साल्ट। जिसके नाम में आईसी इक आया हो उसको हम लोग कहेंगे इक साल्ट। अर्थात समझेंगे कि इसमें उस धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो। तो इक साल्ट जितने भी होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो कुछ इक साल्ट का हम एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। जैसे इसका नाम कोई पूछे FeCl3, यहां लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका नाम हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो कोई पूछे बताओ ये किसका काम करेगा, जिसके नाम में इक आया हो तो कहना कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसी प्रकार मैं कह दूं CuCl2, इसका नाम होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड कोई पूछे ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसी प्रकार मैं एग्जांपल दे दूं SnCl4, SnCl4 यहां इस टीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो इसका नाम क्या होगा, एस्टाइनिक क्लोराइड। स्टॉक नोटेशन में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टीन 4 क्लोराइड। तो एस्टाइनिक क्लोराइड देख रहे हो इक साल्ट है, यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। HgCl2 कहें, इसका नाम होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। बताओ यह मर्क्यूरिक क्लोराइड किसका काम करेगा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो जितने भी धातु के इक साल्ट होते हैं दुनिया में वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। ठीक है, इक साल्ट नाम में पकड़ना है, इक साल्ट दिखाई दे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। किसी को यहां दिक्कत, समझते चलना कि कौन कौन से पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, हर बेसिक बातों को क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम समझते चलो। कोई दिक्कत हो तो तुमको हमको बताओ कि सर यहां दिक्कत हो रही है। तो कोई पूछे कि 2-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता सकते हो, कहना कि हाँ सर अब मेरे बाहुबल में शक्ति आ गई है, अब हम बाहुबली बन चुके हैं, अब आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसी प्रकार इसको उलाट दे, अस साल्ट जो हो जाएंगे वह किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। अब कह दे फेरस क्लोराइड, ठीक है, आपसे कह दे कि क्यूप्रस क्लोराइड कह दे तो ये सब किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम। कंसेप्ट समझते चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेटालिक तथा नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। मेटालिक ऑक्साइड माने धातु का कोई ऑक्साइड हो, तो धातु का ऑक्साइड याद रखिएगा वो किसका काम करेंगे, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। नॉन मेटल के भी कुछ ऑक्साइड होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भी किसका काम करते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके हम सामने दे रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मेटालिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि बताओ बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैं कह दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैं कह दूं बताओ आयरन का ऑक्साइड ले लूं यहां, ठीक है, ये कोई पूछे किसका काम करेगा, मैं कह दूं बताओ कॉपर का ऑक्साइड ले लूं, ये किसका काम करेगा, मैं कह दूं Fe2O3 ले लूं, मैं Al2O3 ले लूं, मैं जिंक का ऑक्साइड ले लूं, यहां ZnO ले लूं, ETC कह दूं, यह किसका काम करेगा। कहिएगा कि सर जी यह सब किसका काम करेगा, यह धातु के ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कुछ हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले, अधातु के कुछ ऑक्साइड ले लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे SO2 ले लेता हूं, देखना SO2 याद रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करते हैं, लेकिन अभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा रहे हैं तो याद रखना SO2 किसका काम करेगा, यह SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड किसका काम करेगा। बोलो अधातु का ऑक्साइड है कि नहीं है। यहां मैं बोल दूं कि CO2 किसका काम करेगा। इसी प्रकार मैं कह दूं कि P2O5 दे दूं, या इसी को P4O10 कहते हैं, P4O10 कहते हैं, ठीक है, या डाइमेराइज होकर P4O10 में परिवर्तित हो जाता है। कोई पूछे कि बताओ ये कैसे ऑक्साइड होंगे, ETC हम लिखते हैं, क्या बोलना कि सब यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, याद रखिएगा। किसी को दिक्कत, कोई पूछे कि धातु के ऑक्साइड, कोई पूछे अधातु के ऑक्साइड, ये किसके काम करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ले लियो स्क्रीनशॉट बेटा, बढ़े आगे। मेटालिक का मतलब समझना है धातु, और नॉन मेटालिक माने समझना अधातु। अधातु और धातु तो समझ चुके हैं, धातु का कोई भी ऑक्साइड हो किसका काम करेंगे, याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अधातु का ऑक्साइड कोई पूछे SO2, SO3, CO2, ठीक है, P2O5 या P4O10 कह दो, N2O5 कह दो, कोई पूछे कौन सा H2O2 कह दो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कह दो, इसका नाम क्या है HYDROGN, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, याद रखें पर ऑक्साइड। ये दोनों का दरअसल काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका नाम दे सकते हो क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कोई भी याद रखना है कि धातु का ऑक्साइड हो, याद रखिएगा किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब प्रश्न आता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना सीख चुके हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परिभाषा सीख चुके हैं। सर इसकी जांच कैसे की जाएगी? यदि कोई हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे और कहे कि जांच करके बताओ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, तो कैसे जांचेंगे? तो चलिए इसको भी समझते हैं। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है, वह घुलनशील भी हो सकता है और अघुलनशील। मान लिया जाए कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्युबल हो, अननोन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिया हो और घुला हुआ हो पानी में, याद रखिएगा पानी में वह घुला हुआ हो, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, याद रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करेंगे। इससे क्या करेंगे, इस सॉल्युबल अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद हमको व्हाइट मिल्की पीपीटी प्राप्त होने लगता है। व्हाइट मिल्की पीपीटी माने उजला, दूध के तरह उजला और छिप बनने लगेगा। किसके कारण? सल्फर बनने के कारण। तो इससे साबित हो जाएगा कि वह दिया गया पदार्थ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कोई पूछे कैसे जांचोगे, तो कहना कि सर अननोन सॉल्युबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, हम लोग यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करें तो यदि व्हाइट मिल्की पीपीटी बनने लगे तो कहेंगे कि वह पदार्थ कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा जांचने की तरीका है पोटेशियम आयोडाइड, याद रखना, का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। यह कलरलेस होता है और यह क्या है, याद रखना, यह रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड। यह कलरलेस विलियन लेंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा जी, अब इससे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इसमें से प्रवाहित करेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालेंगे। जो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालेंगे यह KI से प्रतिक्रिया करके ब्राउन सॉल्यूशन का निर्माण करता है और ब्राउन सॉल्यूशन का निर्माण करता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह दिया गया पदार्थ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। और ब्राउन सॉल्यूशन आयोडीन बनने के कारण ही होती है। तो दूसरी जांच क्या कर सकते हो कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के विलियन से में हम लोग यदि पोटेशियम आयोडाइड के कलरलेस विलियन को डालेंगे मिलाएंगे, तो यदि ब्राउन कलर का ब्राउन सॉल्यूशन बनने लगे, ब्राउन रंग का निर्माण होने लगे, तो कह सकते हैं कि वह पदार्थ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? किसी को दिक्कत? दूसरे जांचने की तरीका बता रहे हैं, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनसॉल्युबल अघुलनशील हो, तो यदि अननोन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो और वह अघुलनशील हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्क HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिश्रित करके गर्म करते हैं। जब ही उसको हम लोग बेटा जी गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलने लगता है। और क्लोरीन गैस की पहचान क्या है, उसके सामने भींगा हुआ लिटमस पेपर हम ले जाएंगे, जिसको कहते हैं भींगा हुआ लिटमस पेपर को, आर्द्र लिटमस पेपर को ले जाएंगे, तो लिटमस पेपर के रंग को वह उड़ा देता है, ब्लीच कर देता है, विरंजित कर देता है, जिससे यह साबित हो जाती है कि वह पदार्थ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखना, यह क्लोरीन गैस जो मुक्त होता है, विच ब्लीच वेट लिटमस पेपर, वह लिटमस पेपर के रंग को उड़ा देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह दिया गया पदार्थ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहीं किसी को ऐतराज? इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ले ली हुआ स्क्रीनशॉट बेटा। एक और नोट में बात समझ लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। देखिए, ऑक्सी एनायन का नाम सुने, इसको ऑक्सी एनायन भी कहते हैं। जिस एनायन में ऑक्सीजन मौजूद हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सी एनायन, याद रखिएगा। वे एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो याद रखना नोट में एक बात कि ऑक्सी एनायन या इसी को ऑक्सो एनायन भी बोलते हैं, ऑक्सो एनायन एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय माध्यम में, मतलब अम्ल के उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं, याद रखिएगा, कार्य करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन हो सकता है बोलो तो NO3- हो सकता है कि नहीं। यहां नाइट्रेट आयन है, देखो तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं। आयन हो जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है,
ऑक्सी एनायन होना चाहिए, मतलब निगेटिव चार्ज वाला। इसी प्रकार ClO4 माइनस दे दे, ClO माइनस दे दे, बोलो ऑक्सी एनायन है कि नहीं, ClO3 माइनस दे दे। कोई पूछे कैसा आयन है, कहेंगे ऑक्सी एनायन है, ठीक है। इसी प्रकार दे दे SO4 माइनस 2 दे दे, ETC। ये ऑक्सी एनायन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कब करेंगे, एसिडिक मीडियम में करेंगे। अर्थात याद रखना है कि क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम के तुलना में ऑक्सी एनायन जो होते हैं अम्लीय माध्यम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात रिडक्टेंट को समझते हैं कि किसे कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके क्लासिकल डिफिनीशन को देखेंगे। वैसा पदार्थ जो हाइड्रोजन को सप्लाई करे, जो भक 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 जिसके मुंह से हाइड्रोजन निकल रहा हो, मतलब हाइड्रोजन मुक्त कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या देखे थे, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता था वो होता था क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को सप्लाई करे या विद्युत धनात्मक परमाणुओं को सप्लाई करे, आपूर्ति करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकारक बोलते हैं। तो ये क्लासिकल डिफिनीशन है। चार्ज के आधार पर या ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आप बता सकते हो कि वह पदार्थ जिसके परमाणु या परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता हो, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, तो वह पदार्थ कैसा होगा, कहना सर वह पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो सब्सटेंस विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज सेड टू बी रिडक्टेंट। उसको हम लोग रिडक्टेंट के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल हम आपके सामने दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे यहां देखिएगा, मैं कहूं बेटा Fe और यहां HCl से रिएक्शन करा दूं, HCl से, तो देखो क्या बनाता है, यहां बनाता है FeCl3 और हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। इसको संतुलित कर देते हैं, लोहा 2 ले लो, यहां लोहा 2 ले लो, क्लोरीन 6 हुआ, यहां 6 कर दो, हाइड्रोजन 6 हुआ, 3 दूनी के 6 कर दो। यहां देख रहे हैं कि लोहा क्या है बेटा जी, या HCl से अर्थात अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यहां क्या है, यह धातु, जो याद रखिएगा यह धातु किसका काम कर रहा है, कहना कि यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है। यदि एरो मार्क पर कहीं भी यहां लिख दिया हो FeHCl FeHCl और यहां आरिफ सर दे दे, तो कहना इसका मतलब यह है कि आरिफ सर में अब हाइड्रोजन जुड़ेगा, आरिफ सर में हाइड्रोजन को जोड़ो, मतलब यह रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हमें हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा, हाइड्रोजन को सप्लाई करने का काम करेगा। तो याद रखना कि मेरे भाई, यह धातु जब भी अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को मुक्त करता है, अर्थात धातु किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। चार्ज के आधार पर भी जांच के चेक कर लेते हैं। यहां बताइए आप, लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यहां HCl माइनस H प्लस, यहां क्या हो जाएगा +3 माइनस और इसका 0। यहां देख रहे हैं कि लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ करके +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अर्थात यह ऑक्सीडेशन की क्रिया होगा। तो यह पदार्थ कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसी को दिक्कत है यहां तक, यहां लोहा किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, कहीं भी धातु के साथ याद रखिएगा अम्ल आ जाए तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसका नाम तो सुने हैं SN, यह HCl से रिएक्शन करे बेटा तो यह एस्टैनिक क्लोराइड बनाता है, SnCl4 बनाता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है। इसको भी संतुलित कर दिया जाए, यहां 2 ले लेते हैं, यहां 2 ले लेते हैं, यह 4 दूनी के 8 कर दो, तो यहां हम क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, क्लोरीन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 यहां कर दो, 4 दूनी के 8। यहां भी हम देख रहे हैं कि यह SnHCl जो है यह हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है, अर्थात यह धातु जो SN है किसका काम कर रहा है, अम्ल के उपस्थिति में किसका काम कर रहा है, कहना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसको जांच के भी चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका -1, इसका +1, यहां देखो तो -1, इसका +4, इसका 0। यहां देख रहे हो कि SN की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ करके +4 हो रहा है, अर्थात यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो यह पदार्थ किसका काम करेगा बेटा जी, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, तो यहां देख रहे हैं कि SN किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहां Fe किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कहीं भी एरो मार्क पर यहां लिखा हो SnHCl तो समझ जाना है कि क्या है बेटा जी, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है और यह क्या करेगा, हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड को देने का काम करेगा, किसी यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल करेंगे SnHCl, FeHCl, धातु मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड हमें
हमेशा याद रखना है वह किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। हाइड्रोजन जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी हाइड्रोजन जोड़ने का तो काम करेंगे। मेटल प्लस अल्कोहल, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, जिंक प्लस इथाइल अल्कोहल, ये सब यूज करेंगे हम लोग किसके के फॉर्म में, और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। तो धातु हमेशा किसका काम करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिएगा, यहां रिड्यूसिंग एजेंट का हम ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हो। देखो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। Fe2O3 आप पढ़ेंगे लोहे के निष्कर्षण में, और यहां लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां कोक ले लेते हैं बेटा, C ले लेते हैं, और देखो जो ही इसको गर्म करते हैं तो यह Fe मुक्त होता है। इसको पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन लोहा का इम्प्योर फॉर्म होता है, याद रखिएगा, और हमारा CO2 बन जाता है। इसको संतुलित कर दो, 3CO कर दो, यहाँ बेटा जी यहाँ 3 कर दो, यहाँ कार्बन और यहाँ हमारा देखो तो ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ 3, यहाँ हो रहा है 6, तो यहाँ 3 दूनी के 6 कर दो, यहाँ लोहा हो गया 4, लोहा हो गया 4, कार्बन 3, कार्बन 3। अब देख रहे हैं यहाँ कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ इसका -2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 दूनी के 6, -6 को इधर भेजेंगे +6, तो एक लोहा का +3, यहाँ कार्बन का 0, यहाँ Fe का 0, इसका -2 तो इसका +4। अब देख रहे हैं कि लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 हो रहा है, अर्थात घट रहा है, अर्थात याद रखिएगा ये रिडक्शन की क्रिया हो रहा है। और जब रिडक्शन की क्रिया होगा तो Fe2O3 धातु का ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, अभी बताए हैं धातु का ऑक्साइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ देख रहे हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। और यहां देख रहे हो कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़कर +4 हो रहा है, अर्थात यह ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। तो यहां कार्बन किसका काम कर रहा है बेटा जी, यहां कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यहां देख रहे हो अधातु कार्बन जो है यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। बताए थे कि अधातुएं जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि को छोड़ करके। तो यहां कार्बन किसका काम कर रहा है, तो याद रखना है कि और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ेगा वह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन होगा, और जब प्रक्रिया ऑक्सीडेशन होगा तो पदार्थ कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 3 से घट करके 0 हुआ, घट गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्रक्रिया क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो वह पदार्थ कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इतने उदाहरण से आप संतुष्ट हो गए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसका एक और मॉडर्न डिफिनीशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ये देख चुके हैं, और अब देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर रिड्यूसिंग एजेंट की परिभाषा क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या देखे थे, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, जो इलेक्ट्रॉन को जो पदार्थ ग्रहण करता था कहां से, दूसरे पदार्थ से, उसको हम लोग कहते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होगा इसकी परिभाषा देखेंगे हम लोग। अब देखो वह वैसा पदार्थ या वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता हो, उसको हम लोग कहेंगे अकारक। क्लियर है, किसी को दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा कौन, धातु। इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कौन काम करता है, धातु। तो यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा जी, बताओ यहां सोडियम है, यह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इस पर क्या हो जाएगा, Na+। इसी प्रकार यहां देखो मैग्नीशियम है, यह इस ग्रुप 2 का तत्व है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो यहां बन जाएगा Mg+2। इसी प्रकार एल्युमिनियम है, यह 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यह बन जाएगा Al3+। इसी प्रकार बेटा जी यहां जिंक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो यह बन जाएगा Zn+2। तो यहां Zn+2 या Zn+2 लिखो तो, Zn2+ लिखो तो, या Zn++ लिखो तो बात एक ही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। किसी को दिक्कत है, यहां मैं कह दूं बेटा जी बताओ, यहां मैं पोटेशियम कह दूं कि यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग के यह क्या बना ले, K+ बना ले, तो पता यूं चला कि यह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वह उसको को क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपने आप में से निकाल देते हैं उसको क्या कहते हैं, वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां देख रहे हैं कि यह क्या है, यह रिड्यूसिंग एजेंट है। और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो कह सकते हैं कि यह सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन
डोनेटर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले होते हैं। तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वह इलेक्ट्रॉन डोनेटर का काम करते हैं, और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। किसी को दिक्कत तो क्या मैं एक नोट में बात लिख दूं क्या बेटा जी, कि सभी धातु, याद रखना कि सभी धातु रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं, सभी धातु रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं। कोई पूछे क्यों, बोलना कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और कैसे जानेंगे कौन धातु सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ाएंगे, जो उस सीरीज में तत्व सबसे ऊपर रहता है सीरीज में, वह सबसे क्रियाशील होगा और सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा। तो उस सीरीज की चर्चा हम लोग 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहीं दिक्कत है किसी को, एक और नोट याद रखिएगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखिएगा सबसे ऊपर लिथियम होता है। लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। क्यों इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलिनाइजर की आमादा फ्लाइट। यह सीरीज आपको रटवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि लिथियम का नाम तो सब लोग सुने हैं, इसको मोम में स्टोर करके रखा जाता है, सबसे हल्का धातु है। लिथियम बिलियन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहां पे, बिलियन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जबकि इसी का भाई है सीजियम, जो जल के अनुपस्थिति में माने विदाउट सॉल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑप्शन में दे दे कि विलियन में सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग या सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो लिथियम। और कहे कि जल के अनुपस्थिति में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो नाम होगा सीजियम। किसी को एतराज, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात रिडक्टेंट की पहचान करना सीखेंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इसकी पहचान हम आसानी से कैसे कर लेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण नोट्स आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रा एसिड जो होते हैं वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और हाइड्रा एसिड से अवगत हैं आप, क्या होता है, वह एसिड जिसमें या फॉर्मूला में केवल हाइड्रोजन दिखाई देता है, ऑक्सीजन नहीं दिखाई देता, वह हाइड्रा एसिड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताओ या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, HI बोलना हाँ सर करेगा। HBr काम करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाँ करेगा। कोई पूछे बताओ HCl करेगा, कहिए हाँ करेगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड करेगा, हाँ करेगा। H2TE करेगा, कहेगा हाँ करेगा। ETC यह सब क्या है, यह हाइड्रा एसिड है, याद रखिएगा। और हाइड्रा एसिड जो होते हैं वह हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। कोई पूछे क्यों, कहना कि यह वियोजित होकर हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा। अरे इसमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है कि नहीं, यही टूटेगा और हाइड्रोजन को सप्लाई करने का काम करेगा, जिसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। यह HI है, याद रखना, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको कहते हैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको कहते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसको कहते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, याद रखिएगा। हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको हम लोग हैलोजन एसिड भी कहते हैं। कोई पूछे क्यों, कहना कि हैलोजन का एसिड है, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, याद रखना। यह कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, याद रहे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब कोई पूछे क्यों, तो याद रखना HI जो होता है इसका बंधन लंबाई ज्यादा होता है, माना हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में यह बंधन की लंबाई जो होती है बड़ी होती है। यह आसानी से टूट करके हाइड्रोजन को सप्लाई करने का काम करता है, यह आसानी से वियोजित होकर हाइड्रोजन प्रदान करता है। अतः यह कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HF एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह आसानी से टूटकर H+ को देगा, यह आसानी से टूट करके H+ नहीं देगा। अर्थात कहेंगे कि इनकी बंधन लंबाई कम होने के कारण यह आसानी से वियोजित नहीं होता है, इसकी बंधन लंबाई बड़ा होने के कारण आसानी से वियोजित हो जाता है, इसलिए यह मजबूत अम्ल भी है। तो HI, HBr, HCl, HF में कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, HI। कोई पूछे इन चारों में मजबूत एसिड कौन होगा, HI होगा। ये कई बार 12 बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, तो इस कंसेप्ट को एकदम याद रखना है।
कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे की ओर बढ़े, बंधन लंबाई क्या है? तो दो तत्वों के परमाणुओं के बीच जो बंधन बने होते हैं, ठीक है, उसी के दूरी को बंधन लंबाई कहते हैं। आपको बताए होंगे जब एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहे होंगे कि दो तत्वों के परमाणु जब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं बंधन लंबाई, और इसके आधा को ही हम लोग कहते हैं त्रिज्या। तो ये तमाम बात आप सीख चुके होंगे बेटा जी। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट नोट को हम लोग समझते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑक्सी एसिड तो समझते हैं, वह एसिड जिसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो जिस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लो हो। क्या बेटा हो? कैसा हो? लो हो। लो का मतलब कम हो, वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। लो होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा? वह बढ़ेगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब बढ़ेगा तो वह घटना होगी ऑक्सीडेशन की, तो वह पदार्थ होगा रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों अम्ल का नाम आप सुने होंगे जब हम आपको इक्विवेलेंट वेट मोल में पढ़ा रहे थे, मोल कंसेप्ट में वहां बताए थे। H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसकी बेसिसिटी बताए थे, यहां दिखाई दे रहा है 3 लेकिन होता है 1। एन फैक्टर इसका कितना होता है? 1 होता है। कोई पूछे कि यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दूनी के 4, 4 में से 3 गया, यहां फॉस्फोरस का 1 है। इसी प्रकार H3PO3 का नाम आप सुनते हैं, इसका नाम होता है बेटा अर्थोफॉस्फोरस एसिड, अर्थोफॉस्फोरस एसिड है। याद रखना, इसकी बेसिसिटी होता है 2, यह डाई बेसिक एसिड होता है, लेकिन यह हाइड्रोजन 3 दिखाई देता है। इसका कारण स्ट्रक्चर समझा के बताए थे। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। ऑक्सीजन का तो -2 होता है, 3 दूनी के -6, -6 में से 3 गया, -3 को इधर भेजेंगे +3। तो यहां देख रहे हैं कि इस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम अर्थात फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, अर्थात यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसी को ऐतराज? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो याद रखेगा जिस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब आपके दिमाग में आता है हाइपो लगा दिए हैं या अर्थो लगा दिए हैं, सब हम लोग सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में। जब फास्फोरस की ऑक्सी एसिड पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, आपको सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि कब हाइपो लगेगा, कब पायरो लगेगा, कब मेटा लगेगा, कब अर्थो लगेगा। इसका मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना ही होता है। आगे की ओर बढ़े, एक और महत्वपूर्ण नोट्स याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। कह रहा है कि मेटालिक तथा नॉन मेटालिक हाइड्राइड, कोई भी धातु का या अधातु का हाइड्राइड हो, याद रखिएगा, वह हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो एक महत्वपूर्ण रिड्यूसिंग एजेंट का मैं अब नाम बताने जा रहा हूं, यह बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, जिसका नाम है लाहा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बहुत ही महत्वपूर्ण रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी को बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। जब एरो मार्क पर देख लीजिएगा कि यहां लाहा लिखा हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ कोई विलायक दिया हो, H2O दिया हो, ईथर दिया हो, तो समझ जाना है कि ओहो हो, यहां आरिफ सर दे दिया हो, यहां लाहा दिया हो, तो कहना कि सर जी कंफर्म है कि आपने अब हाइड्रोजन को जोड़ना है। यह रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को सप्लाई करने का काम करेगा। कहां करेंगे? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी इस्तेमाल करेंगे। और यह लाहा बड़ा ही खतरनाक है भाई। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही मजबूत, बहुत ही प्रबल और बहुत ही शक्तिशाली और कीमती रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार एक धातु का हाइड्राइड लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं, NaBH4, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। देख रहे हैं कि यह भी क्या है? हाइड्राइड है मेरे भाई। तो ये किसका काम करेगा? यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसी प्रकार मैं कह दूं सोडियम हाइड्राइड कह दूं, NaH कह दूं, सोडियम हाइड्राइड कह दूं, सोडियम हाइड्राइड कह दूं, सोडियम हाइड्राइड कह दूं, ETC कह दूं, यह सब किसका काम करेगा? कहिएगा कि सर यह धातु का हाइड्राइड है, यह हमेशा काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। कुछ अधातु का हाइड्राइड लेते हैं, इसको फॉस्फीन कहते हैं, इसको NH3 कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? फॉस्फीन कहते हैं, फॉस्फीन कहते हैं। यहां देखना,
फॉस्फीन कहते हैं, इसको अमोनिया कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। यहाँ देख रहे हो नाइट्रोजन फॉस्फोरस अधातु है और उसी का हाइड्राइड है, तो कह सकते हैं कि यह भी किसका काम करेगा, यह सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो 2-4 रिड्यूसिंग एजेंट का नाम आपको जहन में होना चाहिए। धातु हो और अम्ल हो, वह किसका काम करेगा, वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लाहा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसका काम करेगा, यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। याद रखना है मेरे भाइयों, तो यह सब किसका काम करेगा, यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड याद रखेंगे, बहुत ही कीमती रिड्यूसिंग एजेंट होता है और बहुत ही सफल रिड्यूसिंग एजेंट के नाम में इसका नाम है लाहा। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम करता है। जब आता है लाहा, फंक्शनल ग्रुप करता है आहा। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट करो। चलो नेक्स्ट हम लोग बात को समझते हैं। कहता है कि अस साल्ट रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं और इक साल्ट क्या बताए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे कोई पूछ दे, बताओ FeCl2, इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड। क्या कहेंगे बेटा जी, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। कोई पूछे कि बताओ किसका काम करेगा, बोलना कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसी प्रकार मैं कह दूं SnCl2, इसका नाम क्या होगा, एस्टाइनस क्लोराइड, एस्टाइनस क्लोराइड। यह किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। मैं कहूंगा CuCl, बताओ क्यूप्रस क्लोराइड किसका काम करेगा, कहना कि सर यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं बेटा जी, यहाँ बताओ FeSO4, फेरस सल्फेट किसका काम करेगा, कहना कि सर जी यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो धातु के अस साल्ट किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एक नोट याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड का नाम तो सुने ही होंगे आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे मैट्रिक में। फॉर्मिक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, सबका सूत्र हम लोग जानेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस तथा इसके साल्ट हो कोई, इसके साल्ट हो कोई, जैसे सोडियम फॉर्मेट हो, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट हो, सोडियम ऑक्सलेट हो, ये सब इसके साल्ट हो सकते हैं। इसके साल्ट, इसके साल्ट। इसके अलावा एल्डिहाइड हो जाए, एल्डिहाइड का तो नाम सुनते ही होंगे। एल्केन हो जाए, एल्केन हो जाए, ETC कर देते हैं। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है किसी को दिक्कत? फॉर्मिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, इसके साल्ट हुए, एल्डिहाइड हुआ, एल्केन हुआ, एल्कीन, अल्काइन, जो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो इस नोट को अभी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका टेस्ट देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट कैसे हम लोग करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट, यदि कोई सोलेबल हो, मैंने पानी में घुला हुआ हो, ठीक है, और अननोन दे दिया, मैंने अननोन कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो, पानी में घुला हुआ हो, तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो उस रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उस रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग अम्लीय K2Cr2O7, ये अम्लीय K2Cr2O7 किस कलर का होता है, आप याद रखना, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का। कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। तो जब ही K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन को उससे प्रवाहित करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो याद रखें ग्रीन कलर उत्पन्न होने लगता है। यदि ग्रीन कलर उत्पन्न हो जाए तो समझेंगे कि वह पदार्थ जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार हम दूसरे ढंग से जान सकते हैं कि यदि सोलेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट कि हम लोग अम्लीय विलयन को मिला दें, और ये कैसा होता है बेटा, पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलर का, वायलेट कलर का होता है। इसको जब ही मिलाते हैं इसके अम्लीय विलयन को, याद रखिएगा, पर्पल करो तो कलरलेस हो जाता है, तो समझते हैं कि वह पदार्थ कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
शर्त है कि रिड्यूसिंग एजेंट सोलेबल हो, उसका विलियन हो, तो उसमें हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलियन को हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं, उसमें मिलाते हैं और इसका रंग होता है वॉयलेट कलर। जो ही मिलाने के बाद वह कलरलेस हो जाए तो समझेंगे कि वह रिड्यूसिंग एजेंट है। या नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी विलियन को, हम लोग के अम्लीय नारंगी विलियन को यदि उसमें हम मिलाएं और वह ग्रीन रंग उत्पन्न करने लगे तो समझ जाएंगे कि वह रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी बात, यदि वह रिड्यूसिंग एजेंट अननोन रिड्यूसिंग एजेंट इनसॉल्युबल हो, पानी में न घुले, तो उसको सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं या नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करता हूं। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ही गर्म करते हैं यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन वेपर देने लगता है, जिससे साबित हो जाता है कि वह पदार्थ कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से आप रिड्यूसिंग एजेंट को जांच सकते हो। इतना डिटेल्स आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी बता इसलिए दे रहे हैं कि आप के मन मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता होगा, कैसे जांचेंगे, तो आप लेबोरेटरी में इसको जांच सकते हैं। चलिए एक और टर्मोलॉजी को हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएजेंट। कोई पूछे ये क्या है, तो कहना कि सर वैसा रिएजेंट, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का कार्य करता है। क्या करेगा बेटा, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, आप लिख सकते हो हिंदी में भी कि वैसा पदार्थ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट को हम आर एजेंट लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है, उसे हम लोग रेडॉक्स रिएजेंट कहा जाता है। तो कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जो दोनों का काम करेगा, याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। कुछ इसके फेमस एग्जाम्पल देखिए जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। याद रखना है डायरेक्ट ये एग्जाम्पल। SO2 का नाम सुने हो, सल्फर डाइऑक्साइड, यह एक याद रखना रेडॉक्स रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यह अभिक्रिया के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा काम कर रहा है। इसी प्रकार तुम इसका नाम सुनो H2O2 जो फेमस है, उसको लिख रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यह किसका काम करेगा बेटा, याद रखिएगा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। H2SO3 का नाम सुने हो, सल्फ्यूरस एसिड, यह किसका काम करेगा, याद रखिएगा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। इसी प्रकार सोडियम सल्फाइड ले लो, Na2SO3, सोडियम, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है या सोडियम सल्फाइड है, या कोई भी सल्फाइड साल्ट ले लोगे, हमें दोनों का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम सुने हो HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। कई बार ये एग्जांपल में पूछा गया है, NITROUS, नाइट्रस एसिड या हाइड्रोजन नाइट्राइड, यह किसका काम करेगा, दोनों का काम करता है। अब इसी का साल्ट हम कोई ले लेते हैं, आप कह दें NaNO2, सोडियम नाइट्राइड, इसका नाम कोई पूछे क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड। कोई पूछे किसका काम करेगा, कहना कि सर यह रेडॉक्स रिएजेंट का काम करता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों का काम करता है। बोर्ड एग्जाम में बार बार ऑप्शन में SO2 पूछ देता है, H2O2 पूछ देता है, बार बार HNO2 पूछता है कि कौन ऐसा रेडॉक्स रिएजेंट है, तो यही रेडॉक्स रिएजेंट है। तो अब हम कुछ आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देंगे, आप इसका उत्तर मुझे देते चलिए कि कौन सा उत्तर होगा। आप कितना समझे हैं बेहतर, इससे आपकी जांच भी हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले तब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको जवाब देना है कि वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का कार्य करता है होगा। आपको जवाब आप ही को देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, क्या पोटेशियम परमैंगनेट होगा, क्या K2Cr2O7 होगा, H2O2 होगा, बेरियम ऑक्साइड होगा, BaO2। आप जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देते चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में। सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सब लोग सही मार रहे हैं। अभी जस्ट सुने और आ ही गया, तो दिक्कत कहीं फंसने की संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, माने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जवाब दीजिएगा। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सबका जवाब सही आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में होगा कौन, तो सबका जवाब सही आ रहा है कि फ्लोरीन बाबा ही होंगे। तो फ्लोरीन बाबा पे टिक लगाओ भाई, आगे बढ़ो। कह रहा है कि बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कह रहा है कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइलाइड आयन तुमको दिया है, हाइलाइड आयन दिया है। अभी हाइलाइड आयन का क्या ऑर्डर बताए थे, I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन क्या होगा बेटा जी F माइनस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि इसका आंसर डी होना चाहिए सर, I माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका जवाब आप ही को देना है कि निम्न अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कि निकेल होगा, कि H+ होगा, कि H2O होगा, कि डाइक्रोमेट आयन होगा। आपको जवाब देना है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके बाद बताओ कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा अर्थात वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कितना आसान सवाल है, इसका जवाब टाइप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कार्बन प्लस H2O जब रिजेक्शन करता है तो CO+H2 देता है, CO+H2 देता है, में H2O कार्य करता है। अब बताना है क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है, कि दोनों का कार्य करता है, कि इनमें से कोई नहीं। ये जवाब का उत्तर आप मुझे टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, क्या होगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ही चर्चा कर लें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेडॉक्स रिजेक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा रिजेक्शन को कैसे संतुलित करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये बात सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।